हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मज़े में होंगे। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे देंगे जी। फिर हम लोग हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स, जो हम लोग अपना महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना डिस्कस कर रहे थे, उसको फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। और हमारे जो 5 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू मीन बाय ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, है ना। इससे आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, तो कंफर्मेशन दे दीजिए। देखिएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की जाए और ड्रग एक्सक्रीशन, रीनल एक्सक्रीशन के बारे में बात की जाए। ड्रग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये दोनों के दोनों हमारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, जो कि एलिमिनेशन का पार्ट होता है। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि अब ड्रग अपना आप को तैयार कर रही है क्या बॉडी से बाहर निकलने के लिए, और एक्सक्रीशन क्या होता है कि अब ड्रग बॉडी से बाहर निकल रही है ना। इन दोनों के दोनों स्टेप को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, ड्रग एलिमिनेशन बोलते हैं, है ना। एलिमिनेशन स्टेप बोलते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों आ जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो देखिएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू मोर वाटर soluble substance बाय एंजाइम प्रेजेंट मेनली इन द लीवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी बात देखिएगा, अगर जो मैं मेटाबॉलिज्म की बात करता हूँ, है ना, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। और मेनली मेटाबॉलिज्म हमारा कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। मेनली एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, हमारा किडनी से होता है ना जी। और मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, हमारे लीवर के अंदर होता है। यानी कि जो मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो लीवर होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखो, आपने सुना भी होगा कि जब हम ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो तब क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, तो वो लीवर मेटाबॉलिज्म करना ज़्यादातर दवाइयों का। तो ज़्यादा दवाइयाँ खाने से हमारा लीवर भी इफेक्ट होता है, आपने सुना होगा ऐसा, है ना। तो अब क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारा एक ऐसा बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी किसी भी ड्रग का, कि वो क्या कर रहा है, हमारी ड्रग को ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बना रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी ड्रग है वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, पेनिट्रेट करती है, जो लिपिड सोल्यूबल होती है। तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, उन ड्रग्स को वाटर सोल्यूबल बनाता है। कैसे? जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लीवर में, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मेन पर्पज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज टू डिटॉक्सिफाई ड्रग एंड फैसिलिटेट देयर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन और बाइल। क्या बात बोलिए बेटा जी, कि मेन पर्पज क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, कि हमारी जो ड्रग है उसका डिटॉक्सिफाई करना, साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करना कि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सके, है ना। उसका ड्रग का हमारी बॉडी से एलिमिनेशन हो सके, किसके द्वारा, या तो बाइल के द्वारा या फिर यूरिन के द्वारा, ठीक है जी, है ना। फीलिंग नॉट गुड, बट द थिंग वॉज डैट कि बेटा क्लास तो लेनी पड़ेगी, है ना, क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। चलिए बात करते हैं हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब देखो, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो आप लोगों का चैट चलता रहेगा तो थोड़ा सा मेरे माइंड को भी मोटिवेशन मिलेगा, कि आप लोगों को अगर जो जैसे मैं स्लाइड पलटूँ, आप लोगों को अगर जो क्लियर हो तो प्लीज़ आप खुद से ही हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के। अगर जो देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म के मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या, भी मैंने बोला कि हमारी ज़्यादा ड्रग कैसे होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना, तो देखिएगा, टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू द वाटर सोल्यूबल ड्रग, की जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उनको वाटर सोल्यूबल ड्रग में हमारा कन्वर्ट करना, ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। साथ ही साथ टू टर्मिनेट द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, कि किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को टर्मिनेट करना, यानी कि निष्कासित करना, बाहर निकालना, है ना। अब देखो, जैसे जो हमारी ड्रग लिपिड सोल्यूबल है, अब वो जब तक हमारी बॉडी के अंदर रहेगी वो क्या करती रहेगी भाई, जब तक वो बॉडी के अंदर रहेगी वो क्या करती रहेगी, वो अपना काम करने की कोशिश करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, ऐसा ही होगा,
है ना। तो क्या है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारा, है ना, जो हमारे क्या है फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है हमारी ड्रग की, उसको टर्मिनेट करने का भी काम कौन करता है बेटा जी, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, टू इन्हांस एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, कि जो हमारा क्या बेटा जी हमारा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग है ना, कि हमारी बॉडी से जो ड्रग को बाहर निकलना है, एक्सक्रीशन होना हमारी ड्रग का, है ना, रीनल एक्सक्रीशन जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको भी बढ़ाना। अब देखो जो ड्रग मेटाबोलाइट नहीं होगी वो एक्सक्रीट कैसे हो जाएगी हमारी बॉडी से, बाहर कैसे निकल जाएगी, है ना जी। और टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है, यानी कि जो ड्रग के हमारे टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना, कम करना, ये सब कार्य हमारा कौन करता है बेटा जी, ये सब के सब हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म के मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब अगर जो हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म की साइट की बात की जाए तो मेजर साइट कौन सी होती है, जो कि मैंने आपको बताया था लीवर होती है। अब जरूरी नहीं कि लीवर से ही मेटाबॉलिज्म होता है, पर ज़्यादातर ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है, बट हमारी कुछ ड्रग इंटेस्टाइन से भी मेटाबोलाइट होती है, किडनी से भी होती है, लंग्स से भी होती है, और हमारे प्लाज्मा से भी होती है। बट मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारी क्या बेटे जी, हमारी लीवर से ही मेटाबोलाइट होती है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बेटे हमारा फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो अब हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म के देखो दो फेजेस होते हैं, एक होता है फेज 1 और एक होता है फेज 2। हमारी ड्रग हर एक ड्रग सबसे पहले जाती है फेज 1 में, हर एक ड्रग चाहे कोई भी हो। अगर जो कोई ड्रग फेज 1 के थ्रू मेटाबोलाइट नहीं हो रही है तो फिर वो ड्रग कहाँ जाती है, फेज 2 में जाती है, और फेज 2 में तो वो 100% उसका मेटाबॉलिज्म हो ही जाना है। ठीक है, यानी कि हर एक ड्रग फेज 1 में ज़रूर जाएगी, और जो ड्रग फेज 1 से नहीं मेटाबोलाइट होगी वो फेज 2 तो मेटाबोलाइट हो ही जाएगी। ठीक है, अब फेज 1 हमारा क्या होता है, हमारा नॉन सिंथेटिक रिएक्शन हमारे यहाँ पर रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो ये सब के सब हमारी क्या होती है, हमारी फेज 1 रिएक्शन के हमारे एग्जाम्पल है, कौन कौन सी फेज 1 के अंदर हमारी रिएक्शंस होती है। दीज रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज हमारा फ्रैक्शनल ग्रुप, हमारा फंक्शनल ग्रुप सच है कि हमारे जो ये रिएक्शंस है, जैसे कि हमारा जो फेज़ 1 के अंदर जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, जो कि नॉन सिंथेटिक हमारी जो रिएक्शन है, ये हमारी क्या करती है बेटे, हमारा फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करती है। जैसे कि हमारा अल्कोहल है, अमाइन है ना, हमारा SH है हमारा, है ना, हमारा सल्फोनिक एसिड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। अब यहाँ पर हमारे टाइप आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि अगर एग्जांपल हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ हमारा फिनोबार्बिटल, हमारा कि जो फिनोबार्बिटल है उसका ऑक्सीडेशन हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और वो आफ्टर ऑक्सीडेशन उसका क्या हो जाता है बेटा जी, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और वो हमारी एक्सक्रीशन के लिए चली जाती है। तो डेट वाज द रीज़न कि हमारा क्या फेज़ 1 के थ्रू हमारा जो फिनोबार्बिटल है उनका मेटाबॉलिज्म होता है। अब जो ड्रग फेज़ 1 के थ्रू मेटाबोलाइट नहीं होगी वो जाएंगी फिर फेज़ 2 में, फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म। फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग सिंथेटिक और हमारा कॉन्जुगेशन रिएक्शन हमारी यहाँ पर रहती है फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व हमारा कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग विद हमारा एंडोजिनस सब्सटेंस। अब यहाँ पर क्या रहेगा वो जो हमारी ड्रग्स रहेंगी, जो हमारी रिएक्शन होगी बेसिकली जो फेज़ 2 में जो रिएक्शन होगी वो वहाँ पर यहाँ कर क्या रहेगा बेटे जो हमारा कॉन्जुगेशन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा हमारा। ठीक है जी, तो हमारा क्या जो किसके साथ में, एंडोजिनस सब्सटेंसेस के साथ में। जैसे कि हमारे यहाँ पर सल्फोनेशन हमारा आ जाएगा, एसिटाइलेशन आ जाएगा, हमारा मिथाइलेशन हमारा आ जाएगा, है ना, हमारा ग्लूकोनाइडेशन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग ग्लूकोनाइडेशन कॉन्जुगेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल हमारा कॉन्जुगेशन ऑफ मोर्फिन विद हमारा किसके साथ में, ग्लूकोनिक एसिड के साथ में, कि जो हमारा मोर्फिन है उसका कॉन्जुगेशन होना किसके साथ में, ग्लूकोनिक एसिड के साथ में। तो हमारा क्या होता है, फेज़ 2 हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। अब देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में इतना तो मैंने बता दिया, बट अगर जो मैं आपसे बोलने लगूँ कि ये क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को इससे भी ज़्यादा एक्सपेंड करके लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में एक्स्ट्रा और भी चीज़ें जानते हैं, है ना। बट मैंने यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई जो आप लोग जितना लिखोगे उतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बट अगर जो आप कोई चीज़ भूल भी जाते हो तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आप मेटाबॉलिज्म में उसमें बना करके नहीं लिख सकते। और बायोफार्मास्यूटिक्स के अगर जो सबसे बड़ी खासियत यही है कि सब्जेक्ट में आप 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ करके अगर जो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग से बाय चांस स्किप भी हो गया तो आप उसको फिर भी कर ले जाओगे, क्योंकि कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको आप पिछले 2 सेमेस्टर में पढ़ते हुए आए, है ना। नहीं बेटा जी, क्लास तो नहीं रुकी है, क्लास तो बिल्कुल स्मूथली चल रही है बेटा जी अपनी, चल तो रही है बेटा जी, बिल्कुल स्मूथ चल रही है क्लास तो। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म की। अगर जो हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें
तो हमारा वहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा इनएक्टिवेट हो जाते हैं कौन बेटा जी, हमारी जो ड्रग होती है। क्योंकि देखो अब ड्रग अगर जो एक्टिव फॉर्म में रहेगी तो वो बॉडी के अंदर रहेगी। अब उसके काम को रुकवाना है तो उसे इनएक्टिव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो बारात में ढोल ढपली बजते रहेंगे, ढोल बजते रहेंगे, तो बाराती तो नाचते रहेंगे, उनको तो चाहे पूरी रात ना चलो भाई। जब तक हम बैंड बाजे को रोकेंगे नहीं तो वो क्या होगा कि तब तक बाराती को पता नहीं लगेगा कि भाई हाँ अब नाच गाना बंद हो गया, फेरों का टाइम हो गया या फिर वरमाला का टाइम हो गया। होता है ना ऐसा। तो ऐसे हमारा क्या होता है कि जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर गई है, अब वो तो काम करती रहेगी, वो तो तहस नहस चीज़ों को जो भी ठीक करना है वो तो चीर फाड़ मार काट करती रहेगी। बट द थिंग वॉज डैट कि अब मेटाबॉलिज्म में आएगा तो वो क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा ड्रग को। ठीक है जी, सबसे पहला काम जो हमारी प्रो ड्रग होती है उनको एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 नंबर से में भी आपसे पूछ लेता है कि, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना। तो प्रो ड्रग में भी आपको क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है प्रो ड्रग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो हमारा क्या करता है, प्रो ड्रग को हमारे किस में, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करता है। प्रो ड्रग मतलब क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एंटर करती है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर अपना काम करती है। यानी कि इन ड्रग को काम करे, देखो जो नॉर्मल ड्रग है वो क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म के बाद बाहर निकल रही है बॉडी से। पर प्रो ड्रग ऐसी चीज है कि जो मेटाबॉलिज्म के बाद में अपना काम करना स्टार्ट करती है ना। कि प्रो ड्रग ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिज्म के बाद में अपना काम करना स्टार्ट करती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझो, देखो पूरी की पूरी शादी में सब लोग खाना पहले खा लेते हैं, पर दूल्हा और दुल्हन ऐसे लोग हैं जो वरमाला के बाद खाना खाते हैं। होता ना कि जब सब खा चुके हैं, वो तो सबका कॉन्सेप्ट हो गया, पर दूल्हा दुल्हन क्या प्रो ड्रग है कि जब मतलब कि उस टाइम पर कोई नहीं खा रहा, वो खा रहा है। तो वही चीज़ है कि जब जिस प्रक्रिया के, देखो जिस प्रक्रिया के बाद में, अब देखो सबने पूरा दिन नाच लिया, सबने पूरा दिन गा लिया, बढ़िया ढोल वोल पर नाच लिया। अब जब वरमाला का टाइम होता है उस टाइम पर दूल्हा दुल्हन नाचता और उस टाइम पर कोई नहीं नाचता। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है प्रो ड्रग का, कि जिस प्रक्रिया के थ्रू सभी लोग मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, वो बॉडी से बाहर निकल रही है दवाई, वहीं पर प्रो ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद में खुद को एक्टिवेट करके काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, हमारा ड्रग एक्यूमुलेशन से प्रिवेंट करता है बेटा जी हमारा ये, और साथ ही साथ हमारा बेटा जी डिटॉक्सिफिकेशन से हेल्प करता है कौन बेटा जी, हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म अपना। तो ये हमारे क्या बेटा जी इंपोर्टेंस होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी हमारा देखिएगा, रीनल एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट फ्रॉम किडनी इनटू यूरिन, है ना। अब रीनल एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि हमारे जो ड्रग है या फिर उसके जो मेटाबोलाइट है उनको किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, ये हमारा क्या होता है, हमारा रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, सबसे पहला होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहला हमारा क्या होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है ना। ये सबसे पहला हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के बाद हमारा क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन आता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद में अब जो चीज़ हमारी बाय चांस फिल्टर होकर के आ गई है, जैसे ग्लूकोज मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल्स, या फिर कोई मतलब कि कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी थे, तो फिर वहाँ से क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है कि वापस से उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वापस से उनको ब्लड में भेज दिया जाएगा जो गलती से फिल्टर होकर के आ गए। ठीक है, तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR हमारा क्या होता है, तो देखिएगा, ड्रग विद लो मोलिकुलर वेट एंड लो प्रोटीन बाइंडिंग आर इजीली फिल्टर्ड, कि जो हमारे ड्रग हो, ऐसी ड्रग्स जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो कम होता है, लो होता है, छोटा होता है, या फिर जो जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग की जो पावर है वो लो होती है, कम होती है, तो वो ईजिली क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। ठीक है जी, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिड्यूस ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेज ड्रग एक्सक्रीशन, और अगर जो हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है यानी कि GFR जो है अगर जो वो रिड्यूस होगा, कम होगा, यानी कि जो ड्रग का एक्सक्रीशन है वो भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अब जैसे कि एग्जांपल हमारा रीनल डिसीज रिड्यूस एलिमिनेशन ऑफ हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, की जो हमारा अगर जो रीनल डिसीज हमें वो जो हो जाए, है ना, यानी कि हमारी जो किडनी अगर जो उसमें कोई बीमारी हो जाए तो वहाँ से जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हमारी ड्रग रहती हैं उनका एलिमिनेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है।
वहीं पर ही प्रोटीन बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कोई भी ड्रग अगर जो प्रोटीन बाइंडिंग कर रही है तो उस ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो ड्रग हमारी फ्री फॉर्म में होती है, याद रखिएगा बेटा जी, है ना, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि विच टाइप ऑफ ड्रग गोज फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो ड्रग हमारी ब्लड में फ्री फॉर्म में अवेलेबल होंगी वो ही ड्रग खाली बॉडी से मेटाबॉलिज्म होकर के एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ेगी। जो ड्रग बाइंड की हुई है, चाहे वो रिसेप्टर से की हुई हो चाहे वो प्रोटीन से की हुई हो, उन ड्रग का एलिमिनेशन नहीं होगा। तो देखिएगा ओनली फ्री और अनबाउंड ड्रग आर फिल्टर थ्रू हमारा ग्लोमेरुलस हमारे, कि जो हमारे फ्री या फिर जो अनबाउंड ड्रग्स हैं वो ही खाली हमारी फिल्टर होंगी ग्लोमेरुलस के द्वारा। बेटा जी हमारा जो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग रहेंगे वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा लेस रीनल एक्सक्रीशन हमारा शो करता है। कि जो हमारे जिन ड्रग के बारे में मैंने अभी आपको बोला था कि जो भी ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ में बाइंड करेंगी उनका जो एक्सक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा जी, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो हमारी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग रहती है उनका जो रीनल एक्सक्रीशन हो हमारा क्या होता है बेटा जी, लेस यानी कि कम होता है। जैसे कि हमारा वॉरफेरिन इज हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग, की जो वॉरफेरिन होता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, एक हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग हमारी रहती है। ठीक है जी, चलिए अब हमारा यूरिनरी पीएच के बारे में बात करते हैं कि यूरिनरी पीएच अफेक्ट आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, कि हमारा जो यूरिनरी पीएच है वो क्या करता है बेटा, हमारे ड्रग के आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है। और जैसे जो हमारी आयनाइज ड्रग रहती है वो लेस रीअब्जॉर्ब होती है और मोर हमारा एक्सक्रीट हो जाती है इन दिस कंडीशन। जैसे कि हम एग्जांपल हमारा जो एसिडिक ड्रग रहेगी वो हमारी फास्टर है ना, एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन, कि अगर जो हमारा यूरिन का पीएच बेसिक है तो उस कंडीशन में जो हमारी एसिडिक ड्रग है वो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। वहीं पर अगर जो हमारा ड्रग का पीएच जो है बेसिक है और अगर जो हमारा यूरिन का पीएच एसिडिक है तो उस कंडीशन में हमारी जो ड्रग है वो जल्दी बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो अगर जो हमारा ये कंडीशन है तो हमारा यहाँ पर ये चीज़ों को एक्सक्रीशन में हमारा इफेक्ट करता है। अब वहाँ पर बात आती है हमारे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की, जैसे जो हमारे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाती है ईजिली, है ना, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है ताकि कि जो हमारी ड्रग है वो रीअब्जॉर्ब ना हो, है ना। मेटाबॉलिज्म यही कर रहा था भाई। तो जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो हमारे क्या होता है, यूरिन में ही रहती है और हमारी वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाती है, यानी कि वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है जी। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रीनल ट्यूबुलर हेल्प सिक्रीशन हमारा, कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यानी कि जो हमारा एटीएस है वो हमारा क्या बेटा, हमारा जो रीनल ट्यूबुलर है उसको हेल्प करता है किसी बेटा जी सिक्रीशन में। वहीं पर जो हमारा कंपटीशन है किसी बेटा जी ड्रग कैन हमारा रिड्यूस सिक्रीशन, कि जो अगर जो हमारी कोई कॉम्पिटिटिव ड्रग है यानी कि 2 ड्रग के बीच में अगर जो कॉम्पिटिशन हो रहा है तो वो भी हमारे ड्रग के सिक्रीशन को हमारा क्या कर देता है बेटा जी, रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है जी। अब यहीं पर हमारा रीनल हमारा ब्लड फ्लो के बारे में बात करेंगे। अगर जो रीनल ब्लड फ्लो बेटा जी इंक्रीज है यानी कि रीनल ब्लड फ्लो अगर जो अच्छा है तो वहाँ से हमारा क्या होगा, जो एक्सक्रीशन है वो भी हमें इन्हांस यानी कि बढ़ावा दिखाई देगा। वहीं पर जो रीनल ब्लड फ्लो अगर जो डिक्रीज है तो हमारा क्या करेगा बेटा जी, हमारा वो एलिमिनेशन भी हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज फैक्टर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो रीनल फंक्शन इज लो इन ए न्यू बोर्न एंड एल्डर पेशेंट, अगर जो में हम लोग नवजात शिशु जो नए नए अभी बेबी पैदा हुआ है उसके अंदर बात करें या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जो एल्डर पर्सन है उनके अंदर बात करें तो उनका जो रीनल फंक्शन है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि जो उनका रीनल एक्सक्रीशन है वो क्या है बेटा जी, ऐसा इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता। तो जो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो हमें क्या बेटा जी स्लो देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है, एज फैक्टर हमारा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, भाई टॉपिक हमारा ये ना, फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा डिसीज कंडीशन, जैसे किसी को किडनी की डिसीज है तो वहाँ से हमारा क्या होगा, जो ड्रग का एक्सक्रीशन है वो रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। हमें वहाँ पर डोज एडजस्टमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा जो रीनल और जो हमारा इम्पेयरमेंट है वो हमें देखने को मिले और हमारा क्या है कि ड्रग का एडजस्टमेंट हमें वहाँ पर एज सच करना पड़ता है। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग है। अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी बायो अवेलेबिलिटी कर्व अपना। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी कर्व से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अगर जो मैं बायो अवेलेबिलिटी कर्व की बात करता हूँ तो। पर लेकिन यहाँ तक की बात अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में कन्फर्मेशन दीजिए। चलिए जी, बात करते हैं बेटा जी बायो अवेलेबिलिटी कर्व के बारे में। अब देखो बायो अवेलेबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो मैं सिंपल सा देखो, बायो अवेलेबिलिटी नाम में ही डेफिनेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाम में ही डेफिनेशन। बायो मतलब कि बायोलॉजिकली, अवेलेबिलिटी यानी कि हमारा एबिलिटी ऑफ ड्रग, है ना, या फिर हाँ एबिलिटी ऑफ ड्रग, या फिर हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्रग, है ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्रग रीच्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग हमारी रीच आउट की है, वही हमारा क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे आपने ड्रग ली भाई, आप 650 mg मान लीजिए पैरासीटामोल आप खाए, आपने 650 mg पैरासीटामोल की ली। अब ये 650 mg में से कितने mg यानी कितने परसेंटेज आपकी, कितने परसेंटेज आपकी जो ड्रग है वो कहाँ पर पहुंची बेटा जी, आपकी कितने परसेंटेज आपकी जो ड्रग है वो ब्लड में पहुंची, ये उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि बायो अवेलेबिलिटी आपकी परसेंटेज में ही मेजर होती है, और जो आईवी इंट्रावीनस रूट होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। यानी कि आप जितने भी डोज लेंगे वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचेगा, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई मीडिएटर होता ही नहीं है कि ड्रग को घूम कर करके कहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिएगा कि अपने हाथ पर हल्दी लगाई, आपने अपने हाथों पर हल्दी लगाई, जैसे हम भाई शादियों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा, आपने अपने हाथों पर हल्दी लगाई। अब आपको मैं बोलने लगूँ कि भाई आपको ये हल्दी है ना, ऐसे ठप 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 ठप, मैंने जैसे आप मतलब कि इस रूम से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ तक आपको ऐसे टप 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 करके लगाते जाना है ना, और फिर उसके बाद में जो आपको मेन गेट पर इंसान मिलेगा उसके गालों पर आपको ये हल्दी लगानी, आपको ये बोला गया। तो अब आप जो हल्दी आपने यहाँ से उठाई तो आप टप 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 करते गए, बाहर तक गए, तो आप जो बाहर तक जो पर्सन के पास आप पहुँचे हैं, जो आपको पहला पर्सन मिला, आपने उसको हल्दी लगाई, तो उसको हल्दी लगेगी, लग गई, ठीक है, हम मान सकते, बट जितनी हल्दी आपने स्टार्टिंग में उठाई थी उतनी हल्दी तो नहीं लगेगी भाई उसको। ऐसी हमारी जो ड्रग होती है, जो भी हम अदर रूट्स के थ्रू लेते हैं रादर देन आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट, तो हमारी क्या होता है कि वो ठक 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 इधर इधर क्या है, कहीं ना कहीं उनका मेटाबॉलिज्म होता हुआ चलता है। अब वहीं पर ही मैंने क्या किया कि मैं हल्दी को लेकर के सीधा गेट पर ही खड़ा हो गया, मेन गेट पर ही, और फिर मैंने आपको बोला कि अब इसमें से हल्दी उठाओ और जो पहला आदमी मिले उसको लगाओ। तो आपने हल्दी उठाई और आपने उस आदमी को लगाई, तो जितनी हल्दी आपने उठाई थी उतनी उसको लगने की संभावना है, होगा नहीं होगा। ऐसे हमारा आईवी रूट के थ्रू होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि भाई देखो सीधा निडिल घुसी कहाँ पर जाती है, सीधा ब्लड में जाती है ना भाई, नर्व्स के थ्रू, नसों में जो हमारा खून बह रहा है, और वहाँ पर वो लगता है इंजेक्शन, तो सीधा ही ब्लड में गई है भाई। अगर जब आप कोई चीज़ को सीधा ही ब्लड में भेज रहे हो तो क्यों थकेगा। जैसे अभी जैसे यात्राएं वात्रा तीर्थ यात्रा होती है तो हेलीकॉप्टर से भी होने लगी है। अब जो इंसान हेलीकॉप्टर नीचे से बैठा, सीधा हेलीकॉप्टर में बैठा और सीधा बिल्कुल भवन के पास ही उतर रहा, तो वो क्यों थकेगा, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, उसकी एनर्जी क्या वेस्ट होगी भाई। तो वही चीज़ है, तो देखिएगा द बायो, अब बायो अवेलेबिलिटी कर्व, अब देखो ये तो हो गई बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी कर्व के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि हमारी जो ड्रग है वो कितने टाइम में कितने कंसंट्रेशन पर अपने मैक्सिमम पीक लेवल तक पहुंची है। अब वो ड्रग हमारी जो है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, कि कम से कम इतना क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए किसी भी दवा को काम करने के लिए, जैसे फार्मेसी करने के लिए आपका 50% तो होना ही चाहिए, ऐसा बोला जाता है। वैसे एडमिशन तो हर किसी का हो जाता है, तो 50% क्राइटेरिया एक सेट है कि आपको इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर जो एडमिशन लेना है। ऐसे क्या होता है कि हमारी कोई भी दवा काम करने के लिए क्या होता है, एक लाइनिंग होती है, एक लाइनिंग होती है
जिसको उस दवा को क्रॉस करना ही पड़ता है। जब तक वो इस दवा, कोई भी दवा इसको क्रॉस नहीं करेगी तो वो तब तक क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो कर ही नहीं सकती है। तो क्या है कि ये हमारा क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि मिनिमम इफेक्ट MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को तो हर एक दवा को क्रॉस करना पड़ेगा अगर जो उसको कोई ना कोई अपना इफेक्ट शो करना है। ठीक है। एक होता है MSC, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, कि उस स्टेज को किसी भी दवा को क्रॉस नहीं करना, अगर जो उस है ना, जैसे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ MSC की, ये हमारा क्या मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, कि अगर जो किसी भी दवा ने इस लाइन को क्रॉस किया तो यानी कि वो दवा अपना कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करेगी। ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कर्व में पढ़ते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन प्लाज्मा, है ना, हमारा वेरीज टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डोज फॉर, मतलब क्या बात बोलेगी बेटी कि बायोबिलिटी कर्व हमारा क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो मैंने ग्राफ बना करके दिखाया किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। जब मैं क्या बताता कि कितने टाइम ड्यूरेशन में और कितने डोजेस फॉर्म गए, फिर कैसा डोजेस फॉर्म हमने एडमिनिस्टर किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन में उसने अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करा है। ठीक है जी। इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि अब हमारा किस में हेल्प करता है बेटे, हमारा जो रेट है और जो एक्सटेंट हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन का, कि कितने जल्दी, कितने रेट से, कितनी क्षमता से जो हमारी ड्रग है वो क्या हो रही है बेटा जी, कितने क्षमता से, कितने अमाउंट में हमारी जो ड्रग है वो क्या है बेटा जी, एब्जॉर्ब हो रही है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, और कितने परसेंटेज पहुंच रही है। तो ये सब कुछ हमारा बायोअवेलेबिलिटी स्टडी जो है बेटे जो हमारा एक इम्पोर्टेंट हमारा फॉर इवोल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो बायोअवेलेबिलिटी बेटे जी, अब देखो अलग अलग डोजेस फॉर्म की अलग अलग बायो अवेलेबिलिटीज रहेगी, अलग अलग डोजेस फॉर्म की, है ना, और अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग बायोबिलिटीज रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकेशन IV रूट के थ्रू दी जा रही है, उसकी बायोबिलिटी 100% मिलेगी, है ना। तो अलग अलग डोजेस फॉर्म की अलग अलग रूट के थ्रू अलग अलग बायो अवेलेबिलिटीज होती हैं। जैसे पैरासीटामोल है, मान लीजिए वो बाय इंजेक्शन दी जा रही है ना, कि भाई निडिल के थ्रू क्या है कि पैरासीटामोल की ड्रिप लगी हुई है तो वो 100% ब्लड में पहुंच रही है, तो वो इसी पैरासीटामोल की बायोबिलिटी हो गई 100%, क्योंकि वो अब IV रूट के थ्रू दी जा रही है। अब वही पैरासीटामोल अभी हमें क्या बेटा जी हमारा सॉलिड फॉर्म में दी जा रही है, तो वहाँ पर बायोबिलिटी उसकी घट जाएगी, क्योंकि वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, तबाह करके वो ब्लड में पहुँचेगी। तो इस वजह से आ रही बात समझ में बेटा जी। अब अगर जो हम लोग बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारा फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ड्रग डेट रीचेज द सिस्टम सर्कुलेशन इन एन अनचार्ज्ड फॉर्म हमारी, तो ये हमारा क्या होता है, बायोबिलिटी होता है। बायोबिलिटी को हम लोग बेटा जी F से डिनोट करते हैं, और जो हमारा IV रूट होता है उसकी बायोबिलिटी 100% होती है। वहीं पर जो ओरल एडमिनिस्टर्ड जो बायोबिलिटी होती है यूजुअली 100% से लेस देन होती है, और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन एंड हमारा क्या बेटा जी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारणवश ऐसा हमारा ये होता है जी। ठीक है जी। चलिए अब बायोबिलिटी कर्व के बारे में बात करें। देखो अब हम लोग, देखो मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको बायो अवेलेबिलिटी कर्व बना करके दिखाऊँ। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा जी, हमारा देखो एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है बेटा जी हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग किसको ले रहे हैं बेटा जी, हमारे टाइम को ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या है बेटा जी, हमारा टाइम है। ठीक है जी। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है जी। द कर्व प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो कर्व होता है वो किसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बेटा जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितनी क्षमता से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, की जो हमारा ड्रग है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितनी पहुंची है, मैक्सिमम कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुंची है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पीक कंसंट्रेशन, कि कितने टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग को पहुंचने में कितना समय लगा है। ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं हमारा बायो अवेलेबिलिटी कर्व के द्वारा हम लोग पता करते हैं। ओके जी। चलिए अब जैसे हमारा कुछ टर्म्स होती है, Cmax होता है, Tmax होता है, AUC होता है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ होता है हमारा, तो हमारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहती हैं बायो अवेलेबिलिटी कर्व। Cmax यानी कि मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि हमारा कितना हमारे हम लोग ड्रग का डोज दें कि जो ड्रग है वो अपने मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन तक रीच आउट कर सके, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, Cmax होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, Cmax। तो इट इज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव्ड इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, कि किसी भी ड्रग को लेने के बाद में
कि प्लाज्मा में हमारे ड्रग का हाईएस्ट कंसंट्रेशन कितने, है ना, कितने डोज को लेने के बाद में, फिर कितने अमाउंट को लेने के बाद में होगा, यही हमारा क्या होता है, सी मैक्स होता है, यानी कि मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, है ना। इंडिकेट द हमारा एक्सटेंट एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि अब हमारा क्या इंडिकेट करता है हमारा कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसका रेट और उसका एक्सटेंट कितना है, उसको क्या बेटा जी इंडिकेट करता है कौन, हमारा ये सी मैक्स, यानी कि हमारा मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। टी मैक्स यानी कि हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन, की जो मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन आया है, मान लीजिए यहाँ तक आया, अब इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, है ना, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने में ड्रग को कितना टाइम लगा, वो हमारा क्या होता है, टी मैक्स होता है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच सी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन तक पहुंचने में जितना समय लगा वो क्या होता है, टी मैक्स होता है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, हमारा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किस रेट से हो रहा है, ये हमें वो बताता है। एरिया अंडर कर्व यानी कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा जी, हमारा कि हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग है जो एब्जॉर्ब हुई है कहाँ पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन को, तो कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है, ये हमें कौन बताता है, एरिया अंडर कर्व यानी कि AUC बताता है। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा जी, हमारा एक्सटेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, की बायो अवेलेबिलिटी के एक्सटेंट को हम लोगों को ये इंडिकेट करता है। अगर जो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात की जाए तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय हाफ, कि जैसे मान लीजिए हमारी ड्रग क्या है कि 70% हमारे ब्लड में पहुंची, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में पहुंची, अब इस 70% ड्रग में से 35% ड्रग हमारी बॉडी से जितने भी समय में बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, यही उस ड्रग की क्या होगी बेटा जी, हाफ लाइफ होगी, यानी कि टी हाफ होगा। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा जी, ड्रग के एलिमिनेशन रेट को इंडिकेट करता है, जो हमारा टी हाफ होता है। ठीक है, अब बायो अवेलेबिलिटी के टाइप्स के बारे में बात की जाए तो हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी रहता है और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी रहता है। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी जहाँ पर हम लोग क्या बेटा, हमारा इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो हमारी ड्रग IV रूट के थ्रू ली जा रही है, यानी कि IV रूट के थ्रू बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पर आपको बायो अवेलेबिलिटी पढ़ाने लग रहा हूँ और आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या लिखेंगे, यही सब कंटेंट तो लिखेंगे बेटा जी बायो अवेलेबिलिटी के अंदर। देखो एब्सोल्यूट बायोबिलिटी में हमारा क्या होता है बेटा जी, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंट्रावीनस रूट रहता है, इंट्रावीनस रूट के थ्रू हम लोग कंपैरिजन करते हैं, है ना, 100% IV के थ्रू हम लोग, है ना, हमारा कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिव बायोबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन, जो सेम ड्रग की दो अलग अलग फॉर्मुलेशन है, उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर, कि हमारा पार्टिकल साइज कैसा है ड्रग का, डोजिस फॉर्म किस डोजिस फॉर्म के थ्रू हम ले रहे हैं, या फिर जो ड्रग का डिसोल्यूशन रेट है वो कैसा है, या फिर जो एक्सिपिएंट यूज़ हो रहा है हमारे ड्रग के अंदर वो कैसे है, तो ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी ऐसे फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो बायोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। भाई बेटा दूसरा हमारा क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, हमारा जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम कितना है, या फिर जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कैसी है, या फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है यानी जो GIT है उसका pH कैसा है, या फिर जो ब्लड फ्लो है वो कैसा है, ये सब के सब भी हमारे क्या बेटा जी हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो बायोबिलिटी के को अफेक्ट करते हैं। हमारा क्या बेटा जी ड्रग रिलेटेड हमारा फैक्टर हमारा कि जैसे सोल्यूबिलिटी कैसी है ड्रग की, स्टेबिलिटी कैसी है ड्रग की, ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहता है, ये सब के सब हमारे क्या करते हैं बेटा जी हमारे ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब आप बोल रहे हो भैया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसे, अब देखो जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ड्रग तो हमारी क्या होगी बेटे जी हमारी मेटाबोलाइट हो गई है, तो अब उसकी तो बायोबिलिटी ऑब्वियसली कम ही होगी ना। ठीक है जी, यानी कि उसकी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन, जैसे मान लीजिए एक आदमी है घर से 1000 रुपये लेकर के निकला, ठीक है, अब 2 जन है 1000 रुपये लेकर के निकले, एक जन ऐसा है कि जिसने रास्ते में जाते जाते टोल पर क्या है उसका 500 रुपये का टोल लगा, तो एट द एंड भाई वो वापस जब अपनी जगह पर पहुंचेगा तो उसे कितने रुपये 500 रुपये बचेंगे उसके पास में। एक जन है जो दूसरे रास्ते को तय किया और इसको यहाँ पर 100 रुपये का टोल लगा, और एट द एंड जब ये रास्ते यहाँ पर पहुँचा तो उसके पास में कितने रुपये बचेंगे, 600 माफ़ कीजिएगा 900 रुपये बचेंगे, है ना। अब थे दोनों के पास 1000 रुपये, तो ये हमारी क्या ड्रग वो है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, ये ड्रग हमारी वो है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारा कम है। ठीक है जी, चलेगा।
अब बायोबिलिटी कर्व के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो हमारा बेटे जी डोज जो हमारा रेगमैन जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें हेल्प करता है बेटे जी हमारे। साथ ही साथ जो बायोइक्वलेंस स्टडीज़ है वो बेटे जी उसके लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस है उसको डिटरमाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है बेटे जी हमारा। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ड्रग के, उसके इवोल्यूशन में हेल्प करता है कौन बेटे जी हमारा, जो बायो अवेलेबिलिटी कर्व रहता है। ठीक है जी, चलेगा। अगर जो हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बड़े जो हमारा कंपैरिजन होता है डिफरेंट मोलिक्यूल्स का यहाँ पर। वहीं पर जो हमारा इवोल्यूशन होता है जो हमारे क्या है बेटे जो हमारा सस्टेन जो रिलीज प्रोडक्ट हमारे होते हैं उनके लिए। हमारा जो ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए बायोबिलिटी का यूज़ होता है। जो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ रहती है उसके लिए भी हमारा बायो अवेलेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। कल मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि भैया कंक्लूजन लिखना आंसर में ज़रूरी है क्या। देखिएगा बेटा जी, आप लोग मेरी नज़रों में यहाँ पर सबके सब टॉपर बैठे हुए हैं एंड ऑल द टॉपर्स विल राइट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी आंसर। तो डेट्स वाई मैं हर एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और आपको जो क्या बोलते हैं उसको उसका कंक्लूजन जो रहता है वो ज़रूर देता हूँ। बिकॉज अगर जो हम कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन सही लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को एज सच पूरा आंसर रीड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो होता है ना कि आपने 1 घंटे का स्पीच दिया और आप लास्ट में बोल लेंगे कि एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ और मेरी पूरी की पूरी बात को मैं इसी से बोल करके ख़त्म करूँगा। अगर जो आपको चीज़ें मेरी समझ में आई हो कि आप लोगों को ये चीज़ें करनी है ना। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कभी भी लाइव क्लास को एंड करता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, देखो बेटा जी एट द एंड आप देखिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने अपने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के 2 से 3 क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने पढ़े हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा और आप लोगों का आज का सेशन यहीं पर ही एंड होता है। ऐसे मैं बोलता हूँ तो मैंने लास्ट में क्या कर दिया, एक सार दे दिया कि भाई आज के इस लेक्चर में हमने 2 से 3 क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पढ़ लिए। ऐसे जब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर तो अगले दिन मैं क्या बोलता हूँ, देखो बेटा जी हमने पिछले लेक्चर में पिछले 7वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था या 8वें क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी को क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आज हम लोग अपनी बायो फार्मास्यूटिक्स को ख़त्म कर देंगे। तो क्या होगा कि उसमें आपको इंट्रोडक्शन में क्या पता लग गया कि हाँ सर ने 7वें क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में ख़त्म करा दिया था, बचे कुछ क्वेश्चन सर आप आज ख़त्म करा रहे हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों को एग्जामिनर के साथ में करना पड़ता है। एग्जामिनर ये समझिए कि घंघोर बेवकूफ़ बैठा हुआ है। मान लीजिए मैं ही बैठा हूँ, मुझे एज्यूम किया करो कि मेरी कॉपी आपकी कॉपी आपके पुनीत भैया चेक करेंगे। एग्जामिनर को गलत क्यों बोला जिसको आपने देखा, पर मुझको बोलिएगा कि घंघोर बेवकूफ़ आदमी हमारी कॉपी चेक करने वाला, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको ना कुछ समझ में आता है, ना जिसको कुछ पढ़ाना आता है, ना पढ़ाना आता है, वो सब कुछ भूल चुका है। तो हमें उसको क्या है कि कुछ ऐसा लिख करके बताना ताकि वो चीज़ों को समझ सके, है ना, कि वो कम टाइम में हमारी कॉपी चेक कर सके और हमें अच्छे नंबर भी दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम कम लिखेंगे, ऐसा नहीं है, बट द थिंग वॉज डैट कि हम लिखेंगे ऐसा कि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, है ना। कि अब जैसे जैसे देखो मैं आपको इस आंसर में जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो वही। ऐसे आप जो लिखना चाह रहे हो एग्जाम में, अब देखो मैं ये थ्योरीज आप लोगों के लिए सिंपल करके क्यों लेकर के आता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ सके। ऐसी आपको आपकी कॉपी ऐसे लिखनी है जैसे एग्जामिनर को समझ में आ सके। जो काम मैं आपके साथ कर रहा हूँ वही काम कॉपी लिखते टाइम आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बस आप देखो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा जो कि मैं पिछले 3.5 साल करके देख चुका हूँ, मैं बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। क्योंकि बच्चों को नहीं चाहिए इतना डीप कॉन्सेप्ट भाई, है ना। बच्चों को वो क्या है कि सिंपल थ्योरी चाहिए। मैं सोचा था कि स्टैंडर्ड बुक्स के चीज़ों को लेकर के आएंगे, बच्चों को बदलाव लाएंगे, बट नहीं, स्टूडेंट को डिमांड है सिंपल थ्योरीज की। वो मैं नहीं कर पाया, बट अब मैं कर रहा हूँ, पूरी थ्योरीज चेंज कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आ रही है बात समझ में। ठीक है जी। अब बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से बता दीजिएगा अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो।
चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं जी हमारा गिव द काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अलोंग विद इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि प्रोटीन बाइंडिंग के काइनेटिक्स क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ हम लोगों को ये बात बतानी है। तो देखिएगा, प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर 2 से 3 क्वेश्चनों के आंसर नहीं है। बेटा अगर जो कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचा है जिसके आंसर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले इस पीडीएफ में नहीं है, तो प्लीज़ आप, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मेरा नंबर मैं सेंड कर रहा हूँ एक सेकंड चैट सेशन में, 79836363। मैं एक नंबर मैंने सेंड किया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उन क्वेश्चनों को लिख करके मुझे एक बार प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। मैं एक बार चेक करा लेता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस नहीं है, और अगर जो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अवेलेबल हो जाएंगे, कोई सी बड़ी बात है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार मुझे इस नंबर पे ना क्वेश्चनों को टाइप करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जोन जोन से क्वेश्चन नहीं है उनको एक बार टाइप करके आप भेज दीजिए। ओके, चलिए अब हमारा काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अलोंग विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, की प्रोटीन बाइंडिंग के काइनेटिक्स क्या होते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ में हम लोगों को ये बात बतानी है। अब देखिएगा, अगर जो मैं प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात करूँ, देखिए कोई भी ड्रग अगर जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग कर रही है, यानी कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है ना, वो क्या होगा, वो डिले होगा। जो उस ड्रग का एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है बॉडी से, वो भी डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ड्रग क्या कर गई है, प्रोटीन के साथ में बाइंड कर गई है। वो ड्रग क्या कर गई है, प्रोटीन के साथ में बाइंड कर गई। जब तक वो प्रोटीन के साथ में बाइंड रहेगी, मतलब कि अभी वो ड्रग क्या है, कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। और कोई भी ड्रग ऐसी नहीं होती जो इरिवर्सिबली ना बाइंड करती है। इरिवर्सिबली का मतलब क्या, कि जो भी ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी वो रिवर्सिबली बाइंड करेगी, यानी कि वो कभी ना कभी प्रोटीन से अलग होगी ही होगी। ऐसा नहीं कि प्रोटीन के साथ में बाइंड करके वो अलग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको आप सबसे बेस्ट तरीके से समझिएगा कि फार्मेसी का प्यार, आप फार्मेसी में प्यार करेंगे, अगर जो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका प्यार रिवर्सेबल है, वो अलग होगा ही होगा, क्योंकि फार्मेसी की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हुई, ठीक है। यू लाइक अ ड्रग एंड योर पार्टनर लाइक अ प्रोटीन एंड यू बोथ आर बाइंड रिवर्सिबली। अब वो सेमेस्टर में अलग हो जाए, एक साल में अलग हो जाए, या फिर लास्ट ईयर में आकर के अलग हो जाए, बट वो रिवर्सिबली आप बाइंड किए, आप अलग जरूर होंगे, क्योंकि फार्मेसी की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हुई। हमने तो 4.5 साल, बल्कि क्या 4 साल फार्मेसी को और 4 साल ऐसे पढ़ा करके 8 साल में देख लिया है। हमारे अकॉर्डिंग तो कोई भी प्यार इरिवर्सेबल नहीं रहा है, सब के सब रिवर्सेबल ही रहे हैं। बाकी अगर जो आपका इरिवर्सेबल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है। ठीक है जी, चलो, है ना, थोड़ा नहीं बहुत दर्द देती है फार्मेसी मोहब्बत, ठीक है जी। चलिए, प्रोटीन बाइंडिंग क्या रेफर करती है, रिवर्सेबल हमारा इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया भाई, क्या लिखा है, रिवर्सेबली हमारा इंटरेक्शन, रिवर्सेबली इंटरेक्शन होता है, ठीक है जी। हमारा कि हमारा क्या होता है जी बना, जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो हमारा किसको रेफर करते हैं, हमारा रिवर्सिबली इंटरेक्शन करे किस किस में, हमारे ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन के बीच में, ठीक है जी, जो कि हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अरे बैक नहीं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बैक तो दर्द देती ही है। देखिए बैक तो बैक है, वो 1 नंबर से हो चाहे 100 नंबर से, है ना। देखो अब देखो, चाहे आप 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो नहीं ही हो पाया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बैक वाले बच्चों को ऐसे नहीं रखता हूँ कि आपकी 1 नंबर से बैक है तो आप स्पेशल हो, नहीं, मेरे अकॉर्डिंग फिर सब बैक है भाई। देखो बैक का मतलब तो बैक ही होता है ना। हाँ, पासिंग क्राइटेरिया में मैं अलग कर देता हूँ कि 75 वाले अलग, 80 वाले अलग, 85 वाले अलग, 90 वाले अलग, क्योंकि वो पास है। बैक तो चाहे 1 नंबर से हो, 2 नंबर से, या तो आप रीचेकिंग के लिए जाओगे या फिर बैक का पेपर दोगे। अब वो चाहे 1 नंबर हो वो भी वही काम करेगा, किसी के 10 नंबर से वो भी वही काम करेगा, तो कैसे अलग अलग हो गया, है ना।
तो देखिएगा हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या रेफर करते हैं, हमारा रिवर्सेबल इंटरेक्शन किस के बीच में, हमारे ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन के बीच में, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और जो हमारा क्या है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, है ना, हमारा पोर्शन ऑफ अ ड्रग बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन वाइल द रिमेनिंग पोर्शन रिमेन फ्री और अनबाउंडेड। अब क्या होता है कि जब हमारे किसी ड्रग को हम एडमिनिस्टर किए, है ना, हम लोग किसी भी ड्रग को लिए, वो किसी भी रूट के थ्रू हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई वो कि ओरल रूट के थ्रू बात नहीं, वो आपका आईवी भी हो सकता है, आईएम भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस भी होता है, कोई सा भी रूट हो सकता है। जब आप किसी भी रूट के थ्रू ड्रग को इंटेक किए, अब वो ड्रग क्या पहुंची, ब्लड में पहुंचेगी। भाई ब्लड में पहुंचने के बाद में ही प्लाज्मा प्रोटीन होगा, क्योंकि जो प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ में तो बाइंडिंग हो रही है ड्रग की। ठीक है। तो अब हमारी कोई ड्रग एब्जॉर्ब हुई तब वो ब्लड में पहुंची, कोई आईवी रूट के थ्रू ली तो डायरेक्ट ब्लड में पहुंची। अब क्या होता है कि जो हमारी कुछ परसेंटेज ऑफ ड्रग क्या होते हैं वो प्रोटीन के साथ में बाइंड कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि 5% बाइंड कर गए, तो जो रिमेनिंग ड्रग है वो तो ब्लड में ही प्रेजेंट है, वो अनबाउंडेड है, वो फ्री फॉर्म में है। अब वो भाग करके ब्लड उसको कहाँ लेकर के जाता है, साइट ऑफ एक्शन पर, जहाँ पर उसको काम करना है वहाँ पर बाइंड कर देता है। ठीक है, वहाँ पर बाइंड कर दिया, वो काम कर ली। अब वो काम करने के बाद में थकी आ रही फिर आती है ब्लड में वापस से कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, इतने क्या हो जाता है, उसको लीवर बोलता है यहाँ आओ, इधर आओ, कहाँ घूम रही हो, तो बोलेगी कि अभी काम करके आई थी, थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने की सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, अब आप बाहर निकलो यहाँ से, आपका काम हो गया, निकलो अब यहाँ से बाहर, है ना जी। तो क्या होता है कि लीवर क्या बोलता है, चलो जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म हो, बाहर निकलो यहाँ से। तो क्या होता है कि जो ड्रग हमारी अनबाउंड है ना, जो फ्री फॉर्म में ब्लड में अवेलेबल है, खाली वो ही ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। जो ड्रग बाइंडेड है, या तो वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी भाई, यानी कि जहाँ पर भी उसको काम करना है, या फिर वो क्या करेगी, क्या बोलते हैं, प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी। जैसे आप इसको कॉलेज का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कुछ बच्चे को फ्री टाइम हुआ, कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, लेक्चर का टाइम घंटी बजी, अब क्या हुआ कि आपका लेक्चर का टाइम हुआ, तो क्या हुआ कि आप कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे अपने प्रोटीन के साथ में बाइंड करके बैठ गए हैं, क्लास में पीछे की तरफ जा करके बातचीत कर रहे हैं, कुछ बच्चे कॉरिडोर में घूम रहे हैं, है ना। अब क्या होगा कि जो क्या है कि फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं, उन्हीं का तो मेटाबॉलिज्म होगा। एचओडी सर आए या एचओडी मैम आई, जो कॉलेज के एचओडी है वो आए, उन्होंने देखा कि ये बच्चे कॉरिडोर में घूम करके आवारागर्दी कर रहे हैं, जबकि वो आवारागर्दी कर रहे हैं पर लेकिन उनसे अच्छे जो प्रोटीन के साथ बाइंड करके बैठे हैं। तो क्या हुआ कि उनको क्या बोला गया कि अब आप यहाँ से निकल लो, मतलब कि अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, अब आप निकल लो, है ना। बोलता है ना कि ऐसे कि फाइन मार दिया, मिसबिहेवियर का हमारे ऊपर चार्जेस लगा दिए, तो ऐसा कुछ करके, तो वही बात, मतलब कि ऐसे आप कोलिरेट करके पढ़ सकते हो। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स को ले करके पढ़ा करता था, है ना। मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैं ऐसे चीज़ों से कोलिरेट करके पढ़ा करता था कि हाँ ये ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा, ओनली फ्री ड्रग इन फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ हमारा प्रोड्यूसिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अब देखो, जो फ्री ड्रग रहेगी वो ही फार्माकोलॉजिकली एक्टिव रहेगी, तभी तो उसको पकड़ करके इनएक्टिव करता है मेटाबॉलिज्म अपना लीवर, जब उसको पकड़ लेता है। क्योंकि जो ड्रग फ्री फॉर्म में वो इनएक्टिव, वो क्या है, हमारी एक्टिव है। जब कोई ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड करके वो इनएक्टिव हो गई है, अभी जब वो ब्लड में वापस आएगी रिवर्सिबली, तब वो फिर से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी, तो है ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग हमारा ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अब जो हमारा प्रोटीन बाइंडिंग है किसी भी ड्रग की, वो हमारी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक को और साथ ही साथ उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों को इफेक्ट करती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को कैसे इफेक्ट करेगी, अब वो ड्रग क्या बेटा, जो रिसेप्टर के पास में नहीं जा पा रही है, अब वो रिसेप्टर के पास में नहीं जा पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं कर रही है। दूसरा कि जो ड्रग प्रोटीन बाइंड कर गई है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होगा, और उसका एक्सक्रीशन भी इफेक्ट होगा। आ रही बात समझ बेटा जी, यस और नो? ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए हमारा क्या है कि दो तरीके की हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होती है, एक हमारा एल्बुमिन और एक हमारा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन।
है ना। प्लाज्मा प्रोटीन हमारा इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग अपना, एक हमारा एल्बुमिन होता है, एक हमारा अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा एल्बुमिन के बारे में बात करते हैं, तो मेनली हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो एसिडिक ड्रग है वो बाइंड करती है। ठीक है, मोस्ट एब्डोमिनेंट हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हमारा ही रहता है बेटा जी। जैसे कि एग्जांपल हमारा वॉरफेरिन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन, ये सब के सब हमारे क्या है, एल्बुमिन के साथ में बाइंड करते हैं। वहीं पर जो हमारा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यहाँ पर हमारे क्या होता है, जो बेसिक ड्रग होती है मेनली वो बाइंड करती है, बाइंड बेसिक ड्रग हमारा, जैसे कि एग्जांपल हमारा लीडोकेन, हमारा प्रोपेनोल, ये सब के साथ। हमारा एक लाइपोप्रोटीन भी होता है, जहाँ यहाँ पर हमारे क्या होता है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो बाइंड करती है। ठीक है जी, हमारा क्या होता है, एक तीसरा टाइप का लाइपोप्रोटीन होता है, जो कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमारे यहाँ पर बाइंड करती है। ठीक है, अब देखो हम लोग काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन बाइंडिंग के काइनेटिक्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज जर्नली आर रिवर्सेबल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड है, कि जो हमारा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग हमारा क्या बेटे जी, एक हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा देखो ड्रग और प्रोटीन है, तो उसने क्या किया, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया, ये वापस से ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से हमारा क्या होगा, प्रोटीन और ड्रग वापस से अलग अलग भी होंगी, ये रिवर्सेबल है, ये इरिवर्सेबल नहीं है बेटा जी, हमारा इरिवर्सेबल है। देखो ड्रग और प्रोटीन ने मिलकर के क्या बनाया, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया, वहीं पर ही ड्रग और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में वापस से ड्रग और प्रोटीन अलग अलग होंगे। देखो जब ड्रग और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि ड्रग हमारी क्या बेटा जी भी इनएक्टिव फॉर्म में है। जस्ट अ सेकंड बेटा जी, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, पहले ये बताइएगा कि यहाँ तक की बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो ये रिएक्शन है कि जो ड्रग प्रोटीन जो बाइंडिंग है, जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन को हमारा क्या करते हैं बेटा जी, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा बाइंडिंग प्रोसेस हमारी क्या होती है, कि बाइंडिंग की प्रक्रिया हमारी क्या होती है। बेटा PDF अपलोडेड है, 4 दिन पहले अपलोड कर चुके, नहीं 4 दिन, 9, हाँ 9 तारीख की सुबह PDF अपलोड कर दिए थे, 9 तारीख की सुबह बेटा PDF अपलोड कर दिए हैं, आप देखिए तो सही। ठीक है, देखिएगा ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड विद स्पेसिफिक प्रोटीन साइट, कि अपनी जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन है, देखो एसिडिक जो ड्रग है वो एल्बुमिन के साथ में बाइंड करेगी, जो बेसिक ड्रग है वो हमारी क्या है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी, तो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन साइट के साथ में जाकर के ड्रग बाइंड करेगी। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड ड्रग, जो हमारा क्या है बाउंड और अनबाउंड ड्रग है उनके बीच में हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम हमारा क्या बेटा जी एग्जिस्ट करेगा। जो हमारी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन रहेगा वो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि भाई प्रोटीन के साथ में बाइंड करके, जो ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड करके वो फ्री तो है नहीं, है ना। अब मान लीजिए हमारी ड्रग के 100 मॉलिक्यूल ब्लड में फ्री फॉर्म में थे, अब उनमें से 20 मॉलिक्यूल अगर जो प्रोटीन के साथ में बाइंड कर गए, तो अब तो भाई 80 बचे ना हमारे, जो हमारे फ्री ड्रग हमारे मॉलिक्यूल्स थे। तो बाउंड ड्रग हमारे क्या करते हैं हमारा डिसोसिएट करती है, हमारा क्या बेटे जी, हमारा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, हमारा कि हमारा क्या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमारा जो बाउंड ड्रग है हमारे क्या बेटे जी डिसोसिएशन हमारा शो करती है। ठीक है, अब जो प्रोटीन बाइंडिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो रिवर्सेबल नेम हमारा रहता है, सॉरी रिवर्सेबल नेचर यानी कि क्या, प्रोटीन के साथ में ड्रग बाइंड करी तो वापस से ड्रग और प्रोटीन अलग अलग होंगे, है ना। ड्रग बाइंडिंग इज यूजुअली रिवर्सेबल, है ना। बाउंड ड्रग हमारा एक्ट एज हमारा क्या बोलते हमारा रिजर्वर के तौर पर काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपका बैंक अकाउंट है, वो क्या है, एक रिवर्सेबल ही तो अकाउंट है, कि उसमें पैसा डाला और निकाल लोगे जब जरूरत पड़ेगी, या ऐसा है कि भाई पैसा डाल दे और आप भूल जाओ कि पैसा नहीं डाला है ना। वो थोड़े ना है कि क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा ना भैया, कि 3 को जोड़ा पैसा आया नहीं आया, 1700 700 170 रुपये के चेक मिल रहे हैं, कि फिर और फॉर्चूनर सब की आ रही है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मुझे ये लगता है कि हर कोई वहाँ पर BMW फॉर्चूनर मर्सिडीज से नीचे तो वहाँ बात होती ही नहीं, और अपनी BMW खरीदने के लिए सामने वाले की किडनी बिकवानी पड़ती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सत्य है अगर जो देखा जाए तो।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये होता है, ठीक है। हमारा सैचुरेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रोटीन्स हैव लिमिटेड बाइंडिंग साइट, कि जो हमारे क्या प्रोटीन्स जो रहते हैं उनके पास में क्या होता है ना, कि उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो लिमिटेड होते हैं। अरे देखिए बेटा जी, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप देखो, एक तो थैंक यू मत बोलो, मेरा कर्तव्य है पढ़ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके अगर जो हाथ पैर में दर्द होता रहता और आपका पेपर है, क्या आप पेपर छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना, नहीं छोड़ते ना, क्योंकि आपका कर्तव्य है पेपर देना और मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना। तो इसमें मैं कोई कि अपना यहाँ पर कुछ सिंपैथी पाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो उनकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में है। देखिए नैनो, पंच, स्विफ्ट डिज़ायर या ये अपना i10 i20, ये गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ नहीं हैं उनके लिए। ये तो मतलब कि उनके नौकर चाकर भी नहीं चलाते हैं, है ना। मतलब कि वो मतलब कि एक अलग ही लेवल के लोग हैं। मर्सिडीज़, फॉर्चूनर। अब देखो मैं बताता हूँ, अब देखिए क्या होता है कि जब कॉलेज करते रहते हैं तो हर कोई सोचता है कि एक इनकम सोर्स अपना भी हो। तो हम यूट्यूब पहले सेमेस्टर से मैं स्टार्ट कर दिया था। मैं 2018 में जब एडमिशन लिया था फार्मेसी में, तो मैं यूट्यूब स्टार्ट हो गया था मेरा। तो 2020 में आने के बाद में ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा उठा, जो हमारे जैसे यूथ तक भी पहुंचा, क्योंकि ऑनलाइन ये लोग आए। अब क्या हुआ कि क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास में ये एक मेरा पेन टैप है। ये अगर जो देखा जाए तो ये क्या होता है कि ये 7,500 रुपये का आता है। अभी का मुझे नहीं पता, मैंने जिस टाइम पर खरीदा था 7,500 का। तो अब इस 7,500 में क्या था कि इसके अंदर देखो एक पेन आता है, ये है ना। इसमें अब मैं जो लिखता हूँ, मेरे पास में एक बड़े वाला भी है जो इधर लगा हुआ है, ये छोटे वाला है ना। तो मैं हम जो जो लिखते हैं तो वो मैं ऐसे जैसे जैसे देखो मैं आपके यहाँ पर लाइन चला रहा हूँ या फिर यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ तो तुरंत लिखा जाता है। माउस से वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो ये क्या है, एक तरीके से कॉपी के तरह काम करता है, जैसे हम यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो अब जब उनका इंटरव्यू हम मतलब पहली बार जब हम उनकी क्या बोलते हैं क्लास में ज्वाइन हुए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है ये फलाना ढिमकाना, तो हम ज्वाइन हुए जी। चलिए बढ़िया बात है भैया, हमें भी लगा कि हम भी पैसा कमाएंगे, हम भी मर्सिडीज़ ले लेंगे भाई 2 साल में, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो बोल रहे कि ये देखो उनके पास में वाइट कलर का पेन था, तो ये देखो ये मेरा एक पेन 7,000 रुपये का है। तो हमें उस टाइम पर इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो हमारा दिमाग घूमा कि यार कितना पैसा है इस चीज़ में, कि आदमी 7,000 का पेन यूज कर रहा है। कि माय डियर फ्रेंड्स देखिए मेरे हाथ में 7,000 रुपये का पेन है, और आज मैं 7,000 रुपये का पेन यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को जस्ट एक वेबिनार लेने के लिए। मतलब कि आप एज्यूम कीजिए कि 7,000 का पेन मेरे हाथ में है। तो मेरा दिमाग घूमा यार, कि मैं कहा यार इंसान 7,000 रुपये का पेन यूज़ कर रहा है। अब क्या हुआ कि उनका स्टार्टिंग में क्या था, 30,000 रुपये का प्रोडक्ट उनसे खरीदना था और फिर उसको बेचना था और अपने नीचे आदमी वादमी जोड़ना था। अब हमारे पास 30,000 रुपये का, तो हमने जब चीज़ों को रिसर्च करना शुरू करा, चीज़ें करी, तो तब जा कर के पता लगा कि 7,000 रुपये का पेन ये है। तो अब हम भी आपके सामने खड़े होकर के बोलने लगे, माय डियर फ्रेंड्स आज मेरे पास देखो सैमसंग S24 अल्ट्रा है। माय डियर फ्रेंड्स आज देखो मेरे पास में एक इतना आलीशान स्टूडियो है। माय डियर फ्रेंड्स आज मेरे पास में देखिए मेरे पास में 2.5 लाख का पैनल है। अब हम भी अपने पैनल का पेन दिखाने लगे। माय डियर फ्रेंड्स देखिए हमारा एक पेन है जो कि 4,000 रुपये का आता है। देखिएगा ये पेन 4,000 रुपये का आता है माय डियर फ्रेंड्स। आप एज्यूम कर सकते हो कि 4,000 रुपये के मेरे पास ये 3 पेन है। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं 3 पेन है, एक पैनल के हैं ये। तो ऊपर तो दूसरा पैनल है माय डियर फ्रेंड्स, उसके अलग से 3 पेन है मेरे पास। तो 12,000 रुपये का तो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो जुड़िए हमारे साथ। तो क्या हो गया ये, मतलब कि एक तरीके से मिसलीड कर, तभी तो वो इतने पिटे हैं, तभी तो इतने ज़्यादा वो पिटे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते के साथ ही तो एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि लोग बाग दूर भगाने लगे थे। समझ रहे हैं आप, है ना।
कंपनी का नाम नहीं पता, कंपनी का नाम नहीं पता मुझे, बट जो भी था मतलब कि एक बढ़िया एक्सपीरियंस देकर गया, चलेगा। सैचुरेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारा एट हाई ड्रग कंसंट्रेशन बाइंडिंग साइट बिकम सैचुरेटेड। अब देखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। जैसे बेटा जी क्या होता है कि देखो अब हमारी क्या बॉडी के अंदर लिमिटेड ही प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पर आप देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोला है कि प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो है वो लिमिटेड है। अब जब लिमिटेड प्रोटीन बाइंडिंग साइट से हैं, अगर जो हमारी जो ड्रग है अगर जो वो हायर कंसंट्रेशन पर पहुंच जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि जो बाइंडिंग साइट है वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट कैसे हो जाती है? जो बाइंडिंग साइट है भाई वो क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है। मतलब क्या कि जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पर क्या हो जाता है कि भाई अब देखो 10 मान लीजिए 3 बाइंडिंग साइट है, अब ड्रग तो तीनों की तीनों पर आकर के बाइंड कर गई। अब जो एक्स्ट्रा ड्रग बचेगी वो कहाँ बाइंड करेगी? वो कर ही नहीं सकती भाई, 3 ही जगह थी। वो क्या थी? 3 ही जगह थी। नंबर शो कर रहा है कहाँ दादा? वो तुम्हारा ही नंबर है, तुम्हारी स्क्रीन पर भैया, वो तुम्हारा ही नंबर है। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं आप। प्रियांशु जी वो आपका ही नंबर है, और किसी का नहीं शो कर रहा होगा। क्या कर रहे हो आप? अपना ही नंबर नहीं पहचान पा रहे हो? इतना भी डिप्रेशन में नहीं जाना है भाई यार। ओह भैया इतना भी डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अपना ही। रुको यार, वो मेरा नंबर है, आपके भाई का नंबर है। कंडीशन ऐसी है कि हंसने पर भी दुख होता है, चलेगा। ठीक है जी। अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि जो बाइंडिंग साइट है बेटे जो क्या हो जाती है हमारी, सैचुरेट हमारी हो जाएगी, है ना। अब देखो भाई मान लो 10 लोग थे, 10 के 10 लोगों के साथ में क्या हो गया? सैचुरेशन हो गया कि 10 के 10 लोग सेटल हो गए। अब 10 ही पोस्ट, जैसे आप इसको बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक कोई वैकेंसी लिख ली, है ना। एक कोई मान लीजिए वैकेंसी लिख ली। अब वैकेंसी निकलने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर 100 लोगों को जॉब मिल सकती थी। अब 100 के 100 लोग सेलेक्ट हो गए, तो बाइंडिंग साइट सैचुरेशन हो गई ना। अब चाहे पीछे 1000 खड़े उनका नंबर ही नहीं आएगा। अरे कोई मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है बताओ तुम? और सब छोड़ो, ऐसी हंसी मजाक में करता रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो ना, छोटे भाई बहन के खिंचाई में करता रहता हूँ। बताओ तुम्हें कि मज़ा आ रहा नहीं आ रहा वो बताओ तुम बस। ठीक है, ठीक है जी। तो हमारी बाइंडिंग साइट क्या हो जाती है बेटे? हमारी सैचुरेबल हो जाते हैं ना, कि हमारा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन बाइंडिंग के, उसके बारे में बात होगी। स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करेंगे बेटे जी हमारा, कि डिफरेंट प्रोटीन बाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग, के अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग हमारे ड्रग को बाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे एल्बुमिन हमारे एसिडिक ड्रग को बाइंड करता है, अल्फा-1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन हमारा बेसिक ड्रग को बाइंड करता है। ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी 2 ड्रग के बीच में कॉम्पिटिशन भी हो जाता है एक ही प्रोटीन के साथ में बाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा 2 ड्रग में कम्पीट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट, की एक ही बाइंडिंग साइट के लिए 2 ड्रग कॉम्पीट कर रही है, फाइट करेगी, मैं बाइंड करूंगा, मैं बाइंड करूंगा, मैं बाइंड करूंगा, मैं बाइंड करूंगा। और वहाँ से क्या होता है एट द एंड एक ड्रग जीतती है और दूसरी ड्रग हार जाती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है वॉरफेरिन और हमारा सल्फोनामाइड का, कि वॉरफेरिन और सल्फोनामाइड एक ही प्रोटीन बाइंडिंग साइट के लिए फाइट करती है। ठीक है जी। चलिए, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि हमारा ड्रग कंसंट्रेशन, कि हाई ड्रग कंसंट्रेशन में सैचुरेट प्रोटीन बाइंडिंग साइट, कि अगर जो हमारा क्या जो ड्रग का कंसंट्रेशन अगर जो हाई हो जाए तो वो क्या करता है बेटे? जो हमारा प्रोटीन बाइंडिंग साइट को क्या कर देता है? सैचुरेट कर देता है। प्रोटीन हमारा कंसंट्रेशन, कि अगर जो लो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करता है? बाइंडिंग साइट को रिड्यूस कर देता है। कब होता है बेटे जी ऐसा? हमारा अगर जो लीवर की कोई डिसीज हो। हमारा ड्रग की एफिनिटी, कि ड्रग विद हाई एफिनिटी शो ग्रेटर बाइंडिंग, कि जिस ड्रग की एफिनिटी हाई होती है उसकी जो बाइंडिंग होती है वो हमारी क्या होती है बेटा जी? ज़्यादा होती है, हाई होती है। डिसीज कंडीशन, की अगर जो किसी को रीनल या फिर हिपैटिक डिसीज है तो वहाँ से क्या होता है? जो प्रोटीन लेवल है वो अल्टर होता है, जिस वजह से प्रोटीन बाइंडिंग हमारी अफेक्ट होती है। एज फैक्टर, जैसे कि कोई हमारे कोई न्यू बॉर्न बेबी है या फिर कोई अल्डर पेशेंट है, वहाँ पर क्या होता है? जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है वो बेटा जी हमारी लो होती है।
ड्रग इंटरेक्शन यानी कि वन ड्रग में डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, की एक ड्रग हमारी दूसरी ड्रग को क्या कर रही है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस कर रही है, हटा रही है, जैसे कि हमारा वॉरफेरिन को एस्प्रिन हमारा हटा देती है। ठीक है जी, चलिए अब हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा जी प्रोटीन बाइंडिंग के, जैसे कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी, कि हमारी जो फ्री ड्रग हमारी क्या करती है बेटा जी, प्रोड्यूस करती है थेरेप्यूटिक इफेक्ट अपना। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो बाइंड हमारा क्या है, ड्रग रिमेन इनएक्टिव, कि जो हमारी क्या है बेटा, पीडीएफ अपलोडेड है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि जो हमारे बाउंड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जो हमारी इनएक्टिव ही रहती है। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, जो हमारी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग रहेगी वो हमारे क्या बेटे, जो प्लाज्मा के अंदर रहेगी, जहाँ से हमारा क्या होता है, जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो हमारी लोअर होती है, जिसकी वजह से जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा इंक्रीज देखने को हमें मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात की जाए तो बेटा जी हमारा जो प्रोटीन बाउंड ड्रग रहेगी वो हमारे क्या बेटे, हमारा प्रोलोंग एक्शन शो करते हैं, बिकॉज हमारा जो बाइंड है हमारा क्या करते हैं बेटे, हमारा स्लोली रिलीज होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या जाएगा, इसका डाइजीपाम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है जी, अगर जो हम लोग ड्रग टॉक्सिसिटी की बात करें तो हमारा क्या, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाईली बाउंड ड्रग इंक्रीज फ्री ड्रग कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी, कि अगर जो हमारा क्या जो हाईली बाउंड ड्रग है, अगर जो उसके डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वहाँ से हमारा क्या होगा, जो ड्रग का बेटे जी जो हमारे हाईली बाउंड ड्रग हमारे क्या करेगी, ड्रग इंक्रीज हो जाएगी फ्री कंसंट्रेशन की वजह से, और जहाँ से हमारा क्या होगा बेटे जी टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी। ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें, जो हमारा क्या जो कंपटीशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में अल्ट्रा ड्रग रिस्पॉन्स हमारा, कि हमारा जो क्या है कि एक ही बाइंडिंग साइट के लिए दो ड्रग हमारी कॉम्पीट कर रही है, तो जिस कारण हमारा क्या होगा, जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो हमारा अल्ट्रा होगा। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग की बात की जाए तो ओनली जो हमारा फ्री ड्रग हमारी रहेगी वो हमारे क्या बेटे जी हमारा किडनी के थ्रू फिल्टर होगी, और जो हाईली बाउंड ड्रग रहेगी वो हमारे क्या बेटे जी हमारा स्लोली एक्सक्रीट आउट होगी, क्योंकि हाईली बाउंड ड्रग क्या रहेगी बेटे जी, फ्री फॉर्म में नहीं होगी, इस वजह से उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे। डोज एडजस्टमेंट, अगर जो किसी को लीवर डिसीज़ है, फिर रीनल डिसीज़ है, फिर हमारा किसी को हाइपो मैनीमिया है जिसको, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि हमारी क्या कर सके, चीज़ों को हम लोग क्या कर सके बेटा जी, मेंटेन कर सके। ठीक है बेटा सोमिया जी, मैं एक बात को देखो, आप टॉपिक रिलेटेड 100 बार पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी जस्ट आपको दिखा दूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर है, तो आप देख लीजिएगा, बोल तो रहा हूँ बेटा मैं, है ना। प्रोटीन बाइंडिंग के एडवांटेजेस की बात की जाए तो देखिएगा कि हमारा सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, कि जो ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाते हैं उसका हमें प्रोलोंग एक्शन यानी कि लंबे समय तक एक्शन देखने को मिलता है। हमारा क्या बेटा जी जो रैपिड एलिमिनेशन है, कि ड्रग गई काम किया बॉडी से बाहर आ गई, तो रैपिड एलिमिनेशन हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जो स्टडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है किसी भी ड्रग की, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कौन हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है हमारे ड्रग की। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा जी हमारा, कि हमारा क्या बेटा जी ड्रग इंट्रैक्शन भी हमारा प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो कोई ड्रग हमारे प्रोटीन के साथ में बाइंड करी, ठीक है जी, अब हमने कोई दूसरी ड्रग ऐसी दे दी कुछ टाइम बाद में जो हमारी ड्रग आपस में इंट्रैक्शन कर सकती थी। अब क्या है कि जो ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड करी थी, अब भाई वो तो हमें नहीं पता कि वो कब रिलीज होगी, अब वो मान लो उसी टाइम पर वो रिलीज होगी ब्लड में, और उसी टाइम पर हमने ड्रग दे दी, तो ड्रग के इंट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा टॉक्सिसिटी है उसके रिस्क बढ़ जाते हैं बेटा जी, और हमारा क्या जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो हमें क्या बेटा जी डिले होता हुआ दिखाई देता है। ये हमारे क्या बेटा जी डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे किसके, प्रोटीन बाइंडिंग के। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है प्रोटीन बाइंडिंग, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में, जो कि हमारा ड्रग रिवर्सिबली बाइंड करती है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में। तो आप लोग ये पूरा का पूरा कंक्लूजन भी अपना देख सकते हैं। अब बताइएगा कि अगर जो आप सभी लोगों को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में कन्फर्मेशन दे देंगे, फटाक से चैट सेशन में कन्फर्मेशन दे देंगे भाई अगर जो आप सभी लोगों को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्लियर हो गया। अब देखिएगा बेटा जी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि आप जो पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हो, देखो बायो फार्मास्यूटिक्स में आपको जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में जाना है। देखिएगा पार्ट 2 7 और 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख भी सकते हो। देखो किस डेट में मैंने अपलोड किया है, 9 मई 2026 1:25 PM पर मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका पूरा पीडीएफ यहाँ पर अपलोडेड है, पूरा का पूरा। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ये आपके कोर्स के अंदर ही अपलोडेड है।
और जितने भी क्लासेस आपकी होती है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन वाले फोल्डर में ही अपलोड होती है। जैसे देखो अभी ये लाइव क्लास चल रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इवेंट इज़ लाइव, तो हम यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। अभी की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और चीज़ें अगर जो आपको क्लियर हुई हो तो वो भी बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही दी एंड टाटा बाय बाय सी यू लेटर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और अगली क्लास हम लोग कंडक्ट करेंगे भाई 2 बजे। 2 बजे नेक्स्ट क्लास होगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।